आसरा। फोन की घंटी की गनगनाहट से अभय की निंद्रा भंग हुई। देखा तो मानसी का फोन था। इस वक्त घड़ी देखी तो सुबह के 6 बजे थे। मानसी उसकी बचपन की सहेली और पड़ोसन थी। पारिवारिक ताने बाने में सदैव ही शीला का सहारा बनी थी। अभय ने बेमन से फोन उठाकर पूछा, क्या हुआ मानसी? इतनी सुबह फोन क्यों किया? अनमने मन से की हुई बात मानसी समझ चुकी थी। कुछ जरूरी मैसेज था, इसी वजह से फोन कर बैठी। अभय खींचते हुए, बोलो यार, सुबह का वक्त बर्बाद मत करो, काम की बात करो। वैसे ही मेरे पास समय की कमी है, जिंदगी व्यस्तता से परेशान हूँ। मुद्दे की बात सुनो, काकी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। मानसी के शब्द सुन अभय और भी ऊहापोह में पड़ चुका था। किसी तरह सारे काम निपटाकर वह अपने पुराने शहर में आ गया। पत्नी बच्चों ने तो अपनी अपनी व्यस्तता का राग आलाप लिया था। माँ की नजरें शायद उसी के आने के इंतजार में उम्मीद के चिराग जलाए बैठी थी। एक अरसे से उसने अपनी बहू पोतों का मुंह ना देखा था। जीवन के इस भागदौड़ में शीला तो जैसे बेसहारा सी हो गई थी। अपनों के होते भी अपनों के लिए मन की तड़प को अंतर्मन में समेटकर बुझते चिराग में उम्मीद की आस का तेल डाल अस्पताल के दरवाजे पर बूढ़ी नजरें टकटकी लगाई थी। मानसी शीला के हर पल के क्षण क्षण महसूस कर रही थी। वह अपने अंतर्मन के भंवर पर संयम का चाकू लगाए खामोशी से उनकी नजरों का समर्थन कर रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था, अब कुछ नहीं हो सकता है। इनके सारे शरीर में कैंसर फैल चुका है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अस्पताल की खाना पूर्ति कर मानसी डिस्चार्ज पेपर लेने काउंटर की ओर गई। वह सोच रही थी कि अंतिम समय में यह जिम्मेदारी अभय निभाए तो शायद जीते जी काकी को सुकून के कुछ पल मिल जाए। यह सोचकर वह काउंटर पर खड़ी थी, तभी नर्स की आवाज उसके कानों पर पड़ी। 11 नंबर रूम की बॉडी को जल्दी से डिस्चार्ज दो, नया पेशेंट आया है। मानसी नर्स के शब्द सुन चीख उठी। 2 क्षण पहले तो काकी ठीक थी। वह बदहवास से रूम की ओर भागी। देखा तो शीला काकी को श्वेत चादर से ढक दिया गया था। अंतिम क्रिया के समय जब अभय घर पहुंचा तो मोहल्ले के अजूम देख कुछ समझ ना सका। इस मोहल्ले का 35 वर्षों का साथ माँ के हर सुख दुख में रहा था। मानसी अभय को देखते ही बोल पड़ी, अब आ रहे हो? सब कुछ खत्म हो गया? काकी चल बसी। अभय ने उकड़ते मूड से कहा, क्या करता, रात की ट्रेन थी, वह भी लेट हो चुकी थी। आ तो गया ना, मुझे क्या मालूम था कि मुझे यह खबर सुनने को मिलेगी। मानसी तमकते हुए बोली, बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर हो, हवाई यात्रा करते हो, आज ही ट्रेन से आना था। वह बिना जवाब दिए ही अंदर चला गया। शीला को ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनका अंतिम संस्कार मोहल्ले वालों ने सम्मान कर दिया था। अभय तो मात्र खाना पूर्ति की भूमिका में रहा। अब यह पुरातन मकान जो बाबूजी माँ के नाम कर गए थे, आज तक शीला का आसरा बना हुआ था। इसी मकान की वजह से अभय और उसकी पत्नी हमेशा शीला से रुष्ट रहे। शीला ने जीते जी अपनी छत अभय के नाम नहीं करी। यही बात अभय को रास नहीं आई। वह अकेली अपनी परेशानियों से जूझती रही। आज अभय मन से बहुत ही खुश और प्रफुल्लित था। तभी उसकी नजर घर के चबूतरे पर बैठी एक उधेड़ महिला पर पड़ी। वह अपनी लड़की के साथ वही बैठी आंसू बहा रही थी। उसने दुत्कारते हुए उस भिखारिन सी दिखने वाली महिला को कहा, ए भाई, कल से देख रहा हूं कि तुम कल से यहाँ जमी बैठी हो, क्या चाहिए तुम्हें? जेब से 50 का नोट माँ के फोटो के न्योछावर कर उस उधेड़ महिला के गोद में डाल दिया। फिर भी वह महिला वहां से जरा भी टस से मस नहीं हुई। अभय ने मानसी को आते देख पूछ बैठा, कौन है यह औरत? कल से देख रहा हूं यही बैठी है। तभी मानसी बोली, अरे ये वही जमुना बाई है, इसी ने तुम्हें बचपन में गोदी में खिलाया था। सारी जिंदगी शीला काकी की सेवा की,
बदले में कुछ नहीं मांगा, तो अब क्या मांगने आई है? क्या इसको अपनी माँ की यह प्रॉपर्टी दे दूं? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ अभय बोला। मानसी के चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह तमतमाते हुए बोली, तुम्हें कुछ मालूम भी है? पिछले 3 सालों से काकी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। तुमने जो कभी माँ की सुध भी नहीं ली। इस गरीब जमुना ने अपनी एक किडनी काकी को दी, तभी वह साल भर से जीवित रही, नहीं तो वह पिछले साल ही गुजर जाती। अभय उसकी बात सुन सकते में आ गया। कहने लगा, ठीक है, कुछ पिछले जन्मों का लेन देन होगा, इसे हमें कुछ लौटाना था तो लौटा दिया। कहते हुए जेब से नोटों की गड्डी निकालकर जमुनाबाई के गोद में डालते हुए सोच रहा था, इतने में तो माँ का कर्ज उतर ही जाएगा। गरीब की भूख तो पैसा ही है। तभी रुपये गोद से उठाकर जमुनाबाई बोली, भावनाओं से बने रिश्ते जात पात नहीं देखते बाबू। माँ जी के अनेकों उपकार है हम पर। हम उनके उपकार इस जन्म तो क्या कोनो जन्म ना ही उतार सकत। माँ जी ने हमारा लड़की के अलावा पूरे निचले मोहल्ले की लड़कियों को शिक्षा देकर उन्हें नई दिशा दी, गलत सही का ज्ञान दिया और अपने पैरों पर खड़ा किया, सिलाई बुनाई सिखाई। पता नहीं तुम्हें वह सही सीख देने में कहाँ चूक गई। कहते हुए वह नोटों को गड्डी अभय को लौटाने लगी। माँ की प्रशंसा का गुणगान सुन अभय मानसी की ओर देखने लगा। तभी दहाड़े मारकर रुदन करने लगी और कहने लगी, हम गरीबों की अन्नदाता हमें छोड़कर चली गई। हम तो बेसहारा हो गए। आसरा कोनो छत ही नहीं होता। बाबूजी, विश्वास, प्रेम, अपनापन ही होवे है। वह तो हमारी पूंजी थी, वह तो लुट चुकी। अब का देते हो? हमारी झोली तो हमेशा के लिए खाली हो गई। कहते हुए पपक कर रो पड़ी। अभय इस ड्रामे को देख तिलमिला उठा। मानसी की ओर कुपित निगाहों से देखते हुए बोला, क्या जमेला है यार, हटाओ इसे दरवाजे से, मुझे और भी काम है। कहते हुए अंदर आ गया। तभी उसका फोन गनगना उठा। कामना का फोन था। उधर से आवाज आई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया? सुनो, बॉस से कहकर थोड़ी छुट्टियां बढ़वा लो, प्रॉपर्टी का सारा काम करके ही लौटना, मैं यहाँ सब मैनेज कर लूंगी। कहकर उसने फोन काट दिया। अभय ने सारी अलमारी कंकाल ली। उसे कहीं भी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिले। उसका मन विचलित हो उठा। एक भय मन को व्याकुल कर रहा था। उसने मानसी को फोन लगाया। उसने मानसी से पूछा, मानसी, तुम तो हमेशा माँ की परछाई बनी रही, क्या तुम जानती हो माँ ने प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ रखे हैं? उसे शंका हुई कि कहीं मानसी ने माँ को बहला फुसलाकर इतना बड़ा मकान ना हड़प लिया हो। उसकी आवाज में शंका साफ बयां हो रही थी। चंद पलों में मानसी अपने क्रोध के उबलते आवेग को संभालते हुए आकर बोली, क्या बात है अभय, क्या तुमने मुझे चोर समझा है क्या? मैं भला तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर क्या करूंगी? ना मैंने शादी की, ना मेरा कोई परिवार है। मैं तो अकेली हूँ। मुझसे मेरा घर ही नहीं संभालता जो मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। मैं क्यों भला? कहकर अपराध बोध महसूस करने लगी। तभी उसने अपने पर्स से कुछ कागजात निकाले। अभय अचानक इन कागजों को छीनते हुए चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ढकोसले के आंसू क्यों मैडम? पैसा किसे प्यार नहीं होता, अकेले हो या दुकेले। जब उससे उन कागजों को खोल कर पढ़ा तो सारी प्रॉपर्टी करीब कन्या सुधार छात्रावास के नाम बनाकर उसके लीगल केयर टेकर के रूप में मानसी का नाम दर्ज था। कागज पढ़ते ही सारे कागज अभय के हाथों फिसलकर जमीन पर बिखर गए। उम्मीदों का दामन खाली हो चुका था। वह अपना आसरा हो चुका था। यह आसरा अब उन गरीबों का आसरा बन गया था। शीला ने सारी जिंदगी उनके आसरे ही व्यतीत की थी। मानसी गर्व से देखकर बोली, अब क्या? निरुत्तर खड़ा अभय अपना सामान समेटकर जाने लगा। उसने देखा कि गरीब बस्तियों की सारी लड़कियां एक कतार में अपने अश्रुपूरित श्रद्धा के फूल शीला के फोटो पर अर्पित कर रही थी।
अभय माँ की फोटो को ध्यान से देखते हुए निशब्द हो अपना सामान उठा रहा था। उसे अपने किए का उत्तर आज मिल चुका था कि उसने माँ की उम्मीद की आस को कभी पूरा नहीं किया। इसी वजह से आज उसकी माँ के आश्रय की छत भी उससे छीन चुकी थी। वह मन ही मन पश्चाताप के आंसू रो रहा था। वह आशा की चमक लेकर मानसी के करीब पहुंचा। मानसी, क्या मैं भी तुम्हारे इस प्रकल्प में भागीदार हो सकता हूँ? चित्ती जी माँ की सेवा न कर सका, अब माँ के लक्ष्य की सेवा का एक अवसर मुझे भी दे दो। शायद सही अर्थों में माँ को मेरी ओर से श्रद्धांजलि होगी। मानसी चहक कर बोली, बिल्कुल, एक और एक 11 होते हैं। पर क्या तुम्हारी बीबी को यह सब मंजूर होगा? कुछ सोचकर अभय बोला, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, मगर सहयोग तो दे सकता हूँ। इस घर की माँ की दी हुई सीखों को हमेशा नजरअंदाज करने वाला अभय आज माँ के आश्रय से जिंदगी की एक नई सीख लेकर वापस आने का इरादा बनाकर शहर की ओर प्रस्थान कर चुका था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट साफ झलक रही थी।